थैंक यू सो मच सर। तो सर वो मार्को रूबियो जो है वो आपके आए हैं और ताजमहल के बाहर उनकी बड़ी फोटो आ रही है और कहा ये जा रहा है कि जो वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस हो गया है उसको वो कम करेंगे। क्या वाकई ऐसा? वैसे आज आपकी तरह मैं भी पानी ले आई और मेरा गला बड़ा ड्राई हो रहा है। मैंने सुना उनको, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाया, मेरे दिन भर बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे आज। तो आरजू जी, मैंने सुना रूबियो साहब को, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी ने प्रेस वार्ता में उनसे पूछा कि पाकिस्तान को और खासकर आसिम मुनीर को आपने इतना ज़्यादा भाव दिया है और आप आसिम मुनीर के बहुत करीब हो गए हैं, और क्या ये एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया है? दैट वाज प्रिसाइसली द क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि नो, इट इज़ नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, नथिंग इज एट द एक्सपेंस ऑफ एनीवन। और हमने जो किया वो टैक्टिकल था, द वर्ड ही यूज कि हम टैक्टिकल बहुत से लोगों के साथ ऐसे काम करते रहते हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए, आप समझदार हैं कि टैक्टिकल कह रहे हैं वो, तो उनका कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ देखिए सर, यहाँ तो बहुत याराना लग रहा है। हाँ, ये याराना देखिए आरजू जी, अगर आप सच की बात करें तो इस याराने में दम नहीं है। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये याराना किसी भी तरीके से साझा मूल्य जिसे कहते हैं उसके ऊपर आधारित नहीं है। अमेरिका के प्रति आपके यहाँ पे आपकी सोसाइटी में डीप हेट्रेड है, तो ये फोटो ट्रांजैक्शनल है। ये ऐसे कपल का है जो कि बहुत खुश दिख रहा है, 2 दिन बाद डिवोर्स अनाउंस कर देता है। दिस इज ऑल इट इज। मैं इसको इससे ज्यादा नहीं कहता हूं। नहीं, अमेरिका के लिए तो इतनी नफरत नहीं है। अर्जुन जी, अब ये तो फिर ज्यादा ही हो गया ना। मतलब मैं कब से आप लोग यहाँ पे एज एन एनालिस्ट यहाँ पे सबके सब बैठे इंतजार में बैठे हैं कि कब मौका लगे और कब अमेरिका पहुंच जाए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि ये बात में कोई दम नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से आरजू जी कि ये जो आपके यहाँ पे एक एंटी अमेरिकनिज्म पाया जाता है, उसको देखते हुए ये प्यार टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है। ये किसी भी तरीके से आप मतलब का, हाँ, मतलब का है। ये कोई जिसे कह लीजिए शेयर्ड वैल्यूज पे नहीं आधारित है। अमेरिका के जो वैल्यूज हैं और आपके जो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज में जमीन और आसमान का अंतर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब आप अगर इनके साथ रहना चाहती हैं या आप इनको अपना दोस्त बनाना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें मैं कोई कमी नहीं देखता, लेकिन मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं देता। अनलेस अंटिल कि यू हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन वैल्यूज, कॉमन मोरालिटी नहीं है आपका ना। इजराइल के प्रति आपके यहाँ पे एक विसरल, जिसे कह लीजिए हेट्रेड पाई जाती है। आई एम यूजिंग द टर्म विसरल, ठीक है ना। तो अब वो हेट्रेड का कारण क्या है ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है, ठीक है, कि आप क्यों इजराइल से इतना नफरत करते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है कि इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी एक टेक्टिकल मूव आप करें, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बट अमेरिका इज नॉट समथिंग दैट यू लाइक। अमेरिका आपके लिए शुरू से आपका वो रहा है अलाइ, मगर आपने अमेरिका को कभी भी एक फ्रेंड का दर्जा नहीं दिया है। दिस इज व्हाट माय टेक इज मैम। बिल्कुल, लेकिन सर इनका विजिट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि वो किसी मीटिंग में समिट के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ईरान की और अमेरिका की लेकर, उस बारे में भी बात तो हुई होगी या होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जरूर हुई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, हुआ ही होगा। बिल्कुल, लेकिन सर एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि जी हमने ईरान को कह दिया है कि वो किसी किस्म के वेपन्स नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और कई चीजें जो है अपनी कंडीशंस जो है वो अमेरिका कह रहा है कि जी हमने ये सब कुछ जो है वो उसमें जो एग्रीमेंट है या डील है उसमें लिख दिया है, और ईरान उस पर साइन कर देगा या ईरान उस पर एग्री कर जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से तो साफ इनकार है। वो कह रहे ना हम किसी डील को मानते हैं, ना हम किसी डील में गए हैं और ना ही कोई जाने का इरादा है। और उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि हम तो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे किसी मीटिंग के लिए, हमारा कोई इरादा नहीं पाकिस्तान आने का। तो उसके बाद ये सब सिचुएशन देखते हुए क्या लग रहा है, क्या ये दोबारा अटैक शुरू हो जाएंगे? क्या दोबारा उसी जगह चले जाएंगे जहां से इनको रोका गया था, या ये रुके थे खुद से, जो भी कह लीजिए? क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका कोई और ही बात बता रहा है और ईरान उससे साफ इनकार कर रहा है। देखिए, अब मैंने तो आरजू जी ये पढ़ा कि उन्होंने न्यूक्लियर जो वो है आपका वो क्या कहते हैं यूरेनियम, उसको उन्होंने कहा है कि वो दे देंगे, उसको क्या नाम है
अमेरिका को देने को तैयार हो गए। आज न्यूज़ ये चली थी, which was a shocking news to me because मुझे लेकिन उन्होंने ये भी, हमारी तो ये चल रही थी कि उन्होंने मना कर दिया कि हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। नहीं, वो ठीक है, वो जो भी कहा उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ तो ये जो न्यूज़ चली कि भाई दे हैव अग्रीड टू गिव अप द न्यूक्लियर वेपन। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, या न्यूक्लियर यूरेनियम जो देने को तैयार हो गया। देखिए आरजू जी, मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप कॉमन वैल्यूज पे आधारित नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और वो कॉमन वैल्यू पे आधारित इसलिए नहीं है क्योंकि कम्युनैलिटी के कोई एंगल्स बनते ही नहीं है दोनों में। आप देखिए कि मार्को रूबियो आए यहाँ पे, उनको आना पड़ा क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, उस पे उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा इंडिया को कि भाई दिस इज नॉट व्हाट वी मीन, वी हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर। आप समझिए इस बात को। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अमेरिकन जो चाह रहे हैं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है कि आप अमेरिका आइए, आप यहाँ पे जिसे कहते हैं कि ट्रम्प साहब से मिलिए, क्योंकि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये जानती है कि कॉमनैलिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ। मैं तो चाहूंगा आरजू जी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विल विश कि आप पाकिस्तान और अमेरिका कॉमन वैल्यूज, कॉमन शेयरिंग, जैसे कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन मोरालिटी के उसमें जाएं। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, मगर पॉइंट असल में ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक ये कॉमनैलिटी वुड नॉट बी बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, इसकी कोई मेरे हिसाब से हैसियत नहीं बनेगी। दिस इज सिंपल एज दैट जी। मगर सर इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये लोग जो कुछ बात की जा रही है अमेरिका और ईरान इसराइल को लेके, क्या उसमें चाइना किसी किस्म का रोल प्ले करेगा? चाइना इन लोगों को रोकेगा या ईरान से कोई बात करेगा, या वो कहेगा भाई आप जाने, आपका काम जाने, वो साइड पे रहेगा? चाइना विल प्ले अ वेरी एक्टिव रोल, मगर मुझे ये लगता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों को भी देखता रहेगा, क्योंकि इतना आसान ये होगा नहीं। क्या नाम है आपका, फॉर अमेरिका टू सिंपली लेट गो दिस रिलेशनशिप जो उन्होंने बहुत मुश्किलों से बनाया है। तो इसको देखते हुए मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप इसको इतनी आसानी से लेट गो नहीं कर सकती हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। खैर एनीवेज, ये तो एक अनएंडिंग ये है कि अब चाइना क्या रोल प्ले करेगा। चाइना को रोल प्ले करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। चाइना जानता है कि वो इस रोल को प्ले कर नहीं सकता। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो इस मैटर को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से चाइनीज या कोई और देख रहा है। समझ रहे ना, मतलब आप लोग में से कोई देख रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दिस इज, इट हैज नो फ्यूचर जी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के टर्म्स अगर अच्छे हो रहे हैं या दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कुछ काम करा जा रहा है जो भी, तो उसमें भारत को क्या एतराज हो सकता है? एज लॉन्ग एज आपका कोई जाती नुकसान ना हो रहा हो। जैसे आप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो से भी बात की गई होगी कि यदि पाकिस्तान से क्लोज हो रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि ठीक है, अगर हो भी रहा है तो पता ही है कि हमेशा की तरह इस्तेमाल ही किया जा रहा होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा होगा, मगर मेरे कहने का सिंपल मतलब ये था आरजू जी कि मार्को रूबियो यहाँ पे ये देखते हुए आए हैं कि ईरान इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व इन नियर फ्यूचर, इसकी कोई अभी चांस है नहीं। तो उसको देखते हुए आप जी, जी नहीं, आप ये तो उसको देखते हुए आप सिर्फ इतना ही कह सकती हैं कि ये जो पूरा मैटर है, इस पूरे मैटर को बनने देने के लिए आपको एक तरीके से माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब आप वो कह रहे हैं कि हम नहीं गिव अप करेंगे, इस पे आगे और कितना ही बोल। दे आर नॉट। लेकिन सर एक चीज, मैं, आप टीचर भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, सुना भी था, इनफैक्ट पढ़ा भी था कि कई टेक्स्ट बुक्स में से भारत के आप लोगों ने जो अगर कोई मुगल्स के ऊपर अगर कोई चैप्टर थे तो वो निकलवा दिए हैं कि जैसे मुगल है ही नहीं। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर वाकई ऐसा है तो ये मार्को रूबियो जो गए ताजमहल देखने, तो उन्हें क्या बताया होगा कि ये ताजमहल किसने बनाया है? मोदी जी के फूफा ने?
मतलब क्या बताया, मुझे समझ नहीं आ रही। आरजू जी कि आप हिस्ट्री में से किसी को कैसे निकाल सकते हैं? अब अगर वो बिल्कुल सही। ताजमहल चले गए हैं तो वो किसी मुगल नहीं बनाया ना, तो वो क्या बताएंगे? मोदी जी के किसी रिलेटिव ने बनाया था या अमित शाह साहब के किसी फूफड़ ने बनाया था, क्या बताएंगे? मतलब आप लोग इतनी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर ये पाकिस्तान में ये बात की होती तो मैं समझती हूँ, हमारे तो टेक्स्ट बुक्स में अक्सर इस तरह की बोंगियां होती हैं, लेकिन आप लोग टेक्स्ट बुक्स में से कैसे मुगल्स को निकाल सकते हैं? वो अच्छे थे या बुरे थे वो अलग डिबेट है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन मुगल थे। अब ताजमहल का क्या बताया? आप बताइए, मार्को रूबियो को क्या कहिए, किसने बनाया है? नहीं, आपको क्या ये मुगल ने बनाए, कहां से आपने सीख लिया? पैसा हमारा, ये इस देश की धरती का पैसा लगा। मुगल अपने फूफा के यहां से लेके आए थे पैसा। वो भिखारी लोग थे, उनके घर पे खाने के पैसे नहीं होते थे, खाना बदोश लोग होते थे। ये सारे के सारे जानवर थे भाई, इंसान भी नहीं थे मुगल। आप ये जो काश्तकार थे, ये लेकर के आए थे समरकंद बुखारा से, आपको ये लग रहा है ये भारत के पैसे का बना है, भारत के लोगों का बना है? ये कम्युनिस्टों की चाल थी। मगर बनाया किसने है? बनाया पैसा चाहे भारत का लगा हो, पैसा भारत के लोगों का, बनाया तो बनाया तो मुगल ने। अरे यार गजब बात करिए। आपके घर, आपका आर्गुमेंट ये है क्योंकि घर का पैसा मैंने दिया था तो ये घर मेरा, जिसने बनाया, जिसने भी बनाया हो, जिसने भी इसकी डिजाइन रखी हो, जिसके पास भी ये स्थापत्य कला हो, मेरे नाम का हो गया। ये अगर आपका आर्गुमेंट है तो ना पैसा मुगलों का था, ना ये लोग मुगल्स थे। ये क्या समरकंद बुखारा से आए हुए वो थे, या हमारी थी? और आप सुन लीजिए आरजू जी, आपके प्रश्न में बहुत दम है, आपके प्रश्न में मेरिट है। मैं आपका प्रश्न भले एक हल्का सा स्मर्क है इसमें, लेकिन इट्स अ मेरिट क्वेश्चन कि आप जो ये है ताजमहल, इसको आप कैसे निकाल दोगे? ताजमहल हमारी आइडेंटिटी कैसे बना? क्यों मार्को रूबियो ताजमहल जा रहा है? ये पिछले 70 साल में ताजमहल को भारत की आइडेंटिटी बनाने का काम इन कम्युनिस्टों ने किया। इससे ज्यादा अच्छी हमारी मंदिर हैं जो कि पहाड़ को काट करके वो बनाए गए, लेकिन उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पोस्ट नेहरूवियन पे, जो नेहरू का जो पीरियड था, उसमें इन्होंने हर भाई गार्डन, मुगल गार्डन फेमस करा दिया, अकबर को फेमस करा दिया, बाकी सारे इंडियंस को गायब कर दिया। आप एक बात बताइए, आप मुगल के कंटेम्प्ररी कितने इंडियन किंग्स को जानती हैं? आप नहीं जानती होंगी, आप किसी को, इवन भारत के लोग नहीं जानते। चोला चालुक्य पढ़ाते ही नहीं है। अभी मोदी जी नीदरलैंड्स गए थे, वहां से चोल डायनेस्टी का 30 किलो का वो लेकर के लाए हैं, क्या नाम है, लोहे पे लिखा हुआ जो लिपि था, उसको लेकर के आए, जिसमें वो चोल और जो किंगडम था, उन्होंने अपने बारे में सब रूल्स लिखे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं बननी चाहिए थी। ताजमहल है क्या? वो जो मेरुनिसा थी, शाहजहां की 9वीं या 10वीं बीवी थी, ठीक है ना, उसके मरने, वो बच्चे को जन्म देते समय मर गई। उसके मरने के बाद उसने तुरंत दूसरे से शादी की, उसी की कजिन से या किसी और से, मेरुनिसा की। उसके बाद सैकड़ों औरतें उसकी हरम में थी। उसको आपने ताज में, उसको प्यार की निशानी बना दिया। आप ऐसा, आप कोई भी लड़की एक ऐसा हस्बैंड चाहेगी कि उसकी जो बच्चे को डिलीवरी देते समय वो उसकी डेथ हो जाए, उसका पति जो है 1000 लड़कियां अपने हरम में रखा हो, रोज रात को वहां समय बिताए, और उसके बाद जो है वो उसके मरते ही जो है किसी और से शादी कर ले? ये क्या बकवास? अरे वो एक अलग चीज है कि उसने गलत किया है या सही किया, वो एक अलग हिस्ट्री है। मैं ये कह रही हूँ, बनाया तो मुगल नहीं था ना ताजमहल। नहीं, मुगल ने नहीं बनाया। तो आप टेक्स्ट बुक्स में से अगर मुगल्स को निकाल देंगे तो वो जो 200 साल या जितने 100 साल की हिस्ट्री है, उसको निकालना सही नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। भाई आरजू जी, ये कहां से आप ले आए कि हम मुगल को निकालना चाह रहे हैं? हम नहीं निकालना चाह रहे। हम तो चाहते हैं मुगल पढ़ाओ, मगर सच पढ़ाओ। दैट्स व्हाट आवर डिमांड। हाँ, सच पढ़ाओ, एग्जैक्टली। आपने सच बताइए कि ये कौन थे, सच बताइए ये कौन थे, क्या थे, ये बताइए। हाँ। वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारी हिस्ट्री का घिनौना पार्ट है, उसको बताइए। आपको कल मैंने आप देखिए आरजू जी, यहाँ पे ना धार में, मध्य प्रदेश में एक भोजशाला करके मंदिर था, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आया, उसने 1200 वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको मार दिया, और वहां पे उस मंदिर को तोड़ के उसने उसके ऊपर एक मस्जिद बनाने की कोशिश की। ठीक है, लोगों ने रेजिस्ट किया, बन नहीं पाया, लेकिन वो अंत में धीरे धीरे करते हुए कुछ हिस्से में मुसलमान वहां जाके नमाज पढ़ने लगे। देखिए, आप अगर रिलीजन का उपयोग दूसरों की जमीन हथियाने के लिए करेंगे
तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मुगल इतने बड़े आर्टिस्ट है आरजू जी, तो ये समरकंद बुखारा में क्यों नहीं दिख रहा स्थापत्य कला? हमारे यहाँ पे आप देखिए, इवन अफगानिस्तान में पहाड़ पे बुद्ध की मूर्ति उकेरी थी, जो अंत में तालिबानियों ने मार के उड़ा दी उसको। मैं आपको बताऊं, ये जमीन पे कब्जे वाली जो बात है ना, ये जो हरकत होती है, वो आज तक चल रही है। मुझे याद है कि इधर F7 में जब मैं कॉलेज में थी और मैं बीच में जब हॉलीडेज होती थी तो मैं स्कूल में जॉब कर लेती थी, तो उसके साथ वाला प्लॉट खाली था और वो जिसका था वो कहीं पाकिस्तान से बाहर था। तो किसी ने कहा कि इन साहब को बता दो कि जल्दी जल्दी यहाँ अगर कुछ बनाना है तो बना ले, वरना अगर यहाँ के मौलवियों ने ईंटें रख दी और कह दिया कि इधर मस्जिद बनेगी तो उनको हटा नहीं पाएंगे ये। तो ये अभी भी ऐसा होता है, अभी भी कब्जा होता है। और अगर कोई कुछ बोले तो कहते हैं अरे अल्लाह का घर बना रहे, तुम जो है वो अपनी जमीन वापस मांग रहे हो। कह रहा हूं, जिसको आप कब्जा कह रही हो, हमारे यहाँ तो इसको लेजिटिमेसी दे दी थी वक्फ एक्ट में, इसको वक्फ बाय यूजर कह दिया। हमारे यहाँ पे ये वक्फ बाय यू, देखिए मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप फिर कहेंगे आप रिलीजन को स्पिरिचुअल तो रखते नहीं हो, आप रिलीजन को बना देते हो क्या नाम है ये इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल, लोगों की जमीनें हड़पना, लोगों की मंदिरों को हड़प लेना। इस्लाम हर उस जगह पे देखिए। मगर आप क्या ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पूरी कहानी सुनाई होगी कि पैसा हिंदुस्तानियों का था, वर्कर भी हिंदुस्तानी थे, ये भी था, लेकिन वो आइडिया किसका था, कहा किसने ऐसे बनाने को, ये सारी चीजें जो है वो तो मेरा ख्याल है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और मार्को रूबियो की भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल उनकी ये फोटो जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। लेकिन मैं खुद भी कोई ताजमहल की फैन नहीं हूँ और मैं कभी भी इनके, वैसे तो मेरा इस जन्म में आना नहीं होगा भारत, उसके लिए मुझे अगले जन्म में आना पड़ेगा, लेकिन अगले जन्म में भी मैं ताजमहल देखने नहीं जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब फिर क्या कहा होगा मार्को रूबियो को कि ये क्या जगह है, किसने बनाई, क्या बताया, क्या होगा? गाइड ने कुछ तो बताया होगा ना। देखिए क्यों ना, ये हमारी गलती नहीं है। ताजमहल को भारत की आइडेंटिटी बनाई गई, क्योंकि ये कहा गया कि भारत को मुगलों ने बनाया है। आरजू जी, आपका प्रश्न बहुत मेरिटोरियस प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न को $1 मिलियन क्वेश्चन कहूंगा। आपका क्वेश्चन ठीक है कि भाई जब तुम्हारी पहचान ही ताजमहल है तो तुम क्या बताओगे? ये ताजमहल हमारी पहचान बना के, ये 7 अजूबों में से कहा जाता है ताजमहल को। वो तो बेकार की, जैसा कुछ अजूबा छुजुबा नहीं है, वो तो ऐसे ही एक वंडर लिस्ट में डाल दो, ये वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये वो डिफेक्टिव चीजों को। जो 7 अजूबों में होना चाहिए वो था कैलाश का वो मंदिर, जो एक क्या नाम है पहाड़ को काट के बिना किसी सीमेंट, बिना किसी गारा, बिना किसी सरिया, उन्होंने पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। वो होना चाहिए 7th वंडर। ये क्या, ये 4 मीनारें करा के बीच में गुंबद लगा दिया, ये कौन सी बड़ी स्थापत्य कला है भाई? आप इसको आपके क्वेश्चन, हमने तो ये भी सुना था कि ताजमहल के बाद वो मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे शहंशाह ने, दोबारा न बने था। देखिए वो मुझे नहीं पता वो लोग क्या काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, इस पे मैं नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं आरजू जी, आपके क्वेश्चन की मेरिट ये समझिए कि इन्होंने भारत की पहचान बनाई है ताजमहल। ताजमहल एक अच्छी बिल्डिंग होगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मानने में भी, लेकिन ये बदमाशी है जो कम्युनिस्टों ने किया ना, इन्होंने ताजमहल भारत की पहचान बनवा दी विश्व में। चूंकि ये सरकारों में आ गए, आप एम्बेसीज में जाइएगा, बाहर इंडियन एम्बेसीज में, काउंसुलेट्स में, मैं तो गया हूं, वहां ताजमहल की पिक्चरें होती थी। मैं पूछता हूं ये जो कैलाश का जो वो था मंदिर, मैडम, वो क्यों नहीं बनवाया इन लोगों ने भारत की पहचान? आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट रुक जाइए जी। देखिए, एक अंग्रेज आया, उसने कहा कि भाई ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये पूरा पहाड़ काट करके ये बना दिया गया। आप समझिए, वो हैरान है। तो पॉइंट मैं इसमें ये कह रहा हूं कि भारत की जो पहचान होनी चाहिए थी आरजू जी, उसको छीन लिया गया। मुझे ताजमहल से कोई दुश्मनी नहीं है, ताजमहल भी मेरे देश का ही बना हुआ है, लेकिन ये कहना कि अगर हम नहीं होते, मुसलमान नहीं होते, तो तुम्हारे पास दिखाने के लिए गाय और गोबर होते, ये यहां का मुसलमान कहता है, क्योंकि ये उसको सिखाया इन कम्युनिस्टों ने। मुझे मुसलमानों से कभी दुश्मनी नहीं होती, कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने उनके मन में जहर भरा। जो सभ्यता आप बताइए, आप तो वो थी ना पंजाब में है, पहाड़ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति उकेरना आपको आसान काम लगता है आरजू जी? आज से 3000 साल पहले, 2000 साल पहले जब भी बना हो,
डू यू थिंक इट्स इजी स्कैफोल्डिंग लगा के उतना ऊंचा पहुंच जाना और वो छेनी और हथौड़ी से एग्जैक्ट ऐसा फिगर बना देना? इट्स अ फाइनेस्ट ह्यूमन आर्टिजन वर्क जिसे कह लीजिए। वो नहीं हमारी पहचान बनी। हमारे यहाँ हम्पी नहीं बना, एजेंटा एलोरा केव्स नहीं बने, इसको बना दिया। ये सोची समझी साजिश थी हमसे हमारी पहचान छीनने की, ये कहने की कि जो इंडियन सिविलाइज भारतीय सभ्यता ये घटिया सभ्यता है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, इस्लाम एक बड़ी सी चीज बताता है, वो कहता है गजवा हिंद, यानी कि हिंद को खत्म करना है और इस्लाम की स्थापना करनी है। और यही बात मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है कि भारत को समाप्त करना है और यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हासिल करना है। इसीलिए ये दोनों मिक्स हो गए। जितने मार्क्स थे, क्योंकि मार्क्सिज्म जो भी है, कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट है, उसका भी एक ही गोल है, भारत की बर्बादी। और इस्लाम के बाद एक ही गोल है, भारत की बर्बादी। आप भी आएंगी ना, वो क्या नाम है, गजवा हिंद में। लेकिन अब पाकिस्तान के जो वो है मैं मोहतरमा, वो बैठ के पूछ रही थी एक सज्जन से, अरे सर टीआरपी के लिए कुछ भी होता है, क्या करें उनका। अरे वो टीआरपी के लिए, और ये है कौन, टीवी पे ऐसी बात होती है नहीं, पता नहीं कौन कौन से चैनल देखते रहते हैं। कोई ढंग के चैनल देखा करे ना, कहाँ पहुंच जाते हैं। भाई आप तारिक मकसूद को सुन लीजिए। अभी तारिक मकसूद कौन है वो? हाँ, उनको कौन सुनता है, मत सुना करें उसको, बेकार आदमी है। इजहार अहमद को सुन लीजिए आप। वो क्या भाई, इन लोगों को मत सुना करें आप। आराम से जाके आप देखें इस वीकेंड पे स्टार गोल्ड पे जो है वो धुरंधर जो है दिखाई देगी, वो देखिए जाकर आराम से, फ्री में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। स्टार गोल्ड पे आ रही है शाम को 7 बजे इंडिया टाइम और 6:30 पाकिस्तान टाइम। धुरंधर आ रही है फ्री में। जो लोग देखना चाहते हैं वो जाके स्टार गोल्ड पे देखें और आराम से पॉपकॉर्न खाएं और चिल मारें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और आई होप कि कल फिर मुलाकात होगी और तमाम लोग जो आ जाए देखा सुना, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।